नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपको अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप कहानी को सुन सकें। चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। दिसंबर की बात है। काफ़ी सालों बाद मेरा देहरादून जाना हुआ। कारण मेरे बचपन के दोस्त की माँ की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। वैसे तो जाना कोई ऐसी आवश्यक नहीं था, परंतु यह सोचकर कि वहां जाकर कुछ पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो जाएगी और साथ ही कुछ अपने दोस्तों से व जानकारों से मुलाकात भी हो जाएगी, जिन्हें मैं लगभग जीवन की इस भाग दौड़ में भूल ही बैठा था। यही सोचकर मैं बस से देहरादून के लिए रवाना हो गया। बस बलखाते हिचकोले खाते अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी थी। 2.5 घंटे के लगभग समय लगता था। सो आराम से झपकी लेते हुए मैं सो गया। तभी अचानक बस के ज़ोर से रुकने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। देखा तो रेल फाटक के आगे जाम लगा हुआ था और बस रुक गई थी। देहरादून नज़दीक ही आ चुका था, पर रेल फाटक बंद होने की वजह से बस कुछ समय के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि ट्रेन के आने में अभी समय था। मैंने इतने में सोचा कि चलो ठंड में चाय की चुस्की का ही मज़ा लिया जाए। यही सोचकर पास बने ढाबे पर चाय पीने के लिए बस से उतर गया। ढाबे पर जाते ही चाय का ऑर्डर दिया और पास पड़े तख्त पर बैठ गया। यूं ही नज़र इधर उधर घूम रहा था कि ढाबे के मालिक की कर्कश आवाज़ सुनाई दी, जो कि एक बुढ़िया को डांट रहा था। अरे वो बुढ़िया, जल्दी जल्दी गिलास धो, बस रुक गई है, बहुत सारे लोग चाय पीने आएंगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लाती हूँ बाबा। बड़ी मरी सी आवाज़ में यह कहकर वह औरत शीशे के गिलास धोने लगी। जैसे उसे औरत पर मेरी नज़र गई, उसे कुंभले हुए चेहरे को देखकर लगा चेहरा तो जाना पहचाना सा है। ऐसा लगा जैसे इसे मैं कहीं देखा हूँ, पर कहाँ कुछ याद नहीं आ रहा था। जल्दी ही दिमाग के घोड़े सर पर दौड़ने लगे। इसे कहाँ देखा है? जितना दिमाग पर जोर डाल रहा था उतना ही समझ नहीं आ रहा था। जगह जगह से फटी हुई साड़ी से सिर ढक रखा था। वह चांदी से चमकते बाल उस फटे पल्लू से चमक रहे थे। काला सिलवटों वाला मुरझाया चेहरा, सोच सोच कर भी कुछ नहीं याद आ रहा था। फिर होगी कोई, यही सोचकर अपने शकल के घोड़े को विराम दिया, क्योंकि तब तक एक छोटा सा लड़का चाय की ट्रे लिए बगल में आ खड़ा हुआ। बाबू चाय ले लो। उस लड़के ने गिलास थामा और चाय पी। इतने में देखा तो ट्रेन भी आ चुकी थी और राहगीर भी जो बस से उतरे थे, चाय की चुस्कियां का मज़ा लेकर जल्दी जल्दी चाय गटक कर बस की तरफ लपके। मैं भी अपनी चाय पीकर और पैसे देकर बस की तरफ भागा। बस अपने गंतव्य पर फिर से रवाना हो गई और बस स्टैंड पर आकर रुक गई। वहाँ से मैं दोस्त के घर के लिए रिक्शा पकड़ा और उसके घर के लिए रवाना हुआ। थोड़ी देर में ही मैं पवन के घर पहुँच चुका था, कारण बस स्टैंड की दूरी मात्र 10 मिनट की थी। घर पर शोक का वातावरण था। मैंने भी पवन के पास पहुंचकर चाची की मृत्यु पर अपने दुख की संवेदना प्रकट करी। वह मुझसे लिपट गया। उसे कतई उम्मीद नहीं थी कि मैं वहां पहुंचूंगा, कारण कि मेरा तबादला होने की वजह से मैंने अपना घर बार बेचकर कोलकाता में ही अपना ठिकाना बना लिया था और कभी इस तरफ आने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। कई बार यार दोस्तों के बच्चों की शादी के कार्ड वगैरह आए, पर व्यस्तता के चलते आना नहीं हो पाया। पवन मेरा बचपन का जिगरी दोस्त था। उसकी माँ को मैं चाची कहकर पुकारता था। वह भी मुझे बेटे जैसा ही स्नेह देती थी। यही कारण था कि उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। और कहते भी हैं कि सुख में भले ही ना जाओ, पर दुख में जाना चाहिए। पवन ने भी काफ़ी शिकायत करी, यार तू तो हमें भूल ही गया, बड़ा आदमी जो बन गया है, अब हम जैसे छोटे लोगों से क्यों मतलब रखेगा। तब मैंने उसे समझाते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, नौकरी की जिम्मेदारियां की वजह से मैं निकल नहीं पाया। उसने जब मेरे बच्चों के बारे में पूछा तो मैंने बताया कि राजू तो इंजीनियर बनकर मुंबई बस गया है। उसकी शादी उसकी मनपसंद लड़की के साथ कर दी है और उसका 2 साल का एक बेटा भी है। अब तो यह सुनते ही वह थोड़ा और नाराज़ हुआ
कि बेटे की शादी भी कर दी और किसी को बुलाया भी नहीं। तभी बात संभालते हुए मैंने कहा कि बस क्या करूं यार, जल्दी जल्दी में सब करना पड़ा, किसी को बुलाने का मौका ही नहीं मिल पाया। तब पवन ने गुड़िया और चिंटू के बारे में पूछा और व्यंग कसते हुए पूछा कि क्या उनकी भी शादी कर दी, वह भी तो बहुत बड़े हो गए होंगे। अरे नहीं नहीं, चिंटू की तो जॉब लगने वाली है और गुड़िया तो अभी छोटी है, बस अभी पढ़ ही रही है, मैंने जवाब दिया। अच्छा ठीक है, यह कहकर पवन ने बात ख़त्म करी। तभी भाभी जी ने खाना लगा दिया और हम सब ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुझे अपना पुराना घर देखने की इच्छा हुई, तो मैं पवन से विदा लेकर अपना पुराना घर देखने निकल पड़ा, जो लगभग पास की दूसरी गली में था। अपनी गली में पहुंचते ही ठीक घर के सामने मैं रुका और एकाएक घर को निहारने लगा जिसमें मेरा बचपन बीता था। तभी उस घर के मालिक निकल आए। उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे आदर सहित घर के अंदर आमंत्रित किया। मैं भी घर को उसने कैसे सुव्यवस्थित कर रखा है देखने की वजह से स्वयं को रोक नहीं पाया और घर के अंदर चला गया। उन्होंने मुझे चाय पिलाई और मैं चाय पीकर जाने के लिए मुड़ा। तभी मेरे घर के ठीक सामने वाले घर पर मेरी नज़र गई। घर बाहर से काफ़ी बदल गया था और 3 मंजिला बन चुका था। वह नरेंद्र भाई का घर था, जिन्हें मैं प्यार से दादा कहकर पुकारता था। वह उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। उनकी पत्नी कांति भाभी थी, जो उनसे उम्र में आधी थी। संजोग बस मैंने घर मालिक से पूछा, क्या कांति भाभी अभी भी इस घर में रहती है? नहीं जी, उन्हें तो यह घर बेचा काफ़ी साल हो गए। भाई साहब की दवा दारू के लिए उन्होंने यह मकान किसी और को बेच दिया था। वह स्वयं किराए के मकान में रहने लगी। कुछ साल बाद नरेंद्र जी की भी बीमारी से मृत्यु हो गई और सुना है उनकी बीमारी में कांति जी की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। रिश्तेदार तो कोई था नहीं जो उन्हें सहारा देता, औलाद कोई हुई नहीं, बेचारी अकेली रह गई। अब सुना है शहर के बाहर किसी ढाबे पर बर्तन धोती है और उसे अपना गुजारा चलाती है। ढाबे वाला 2 समय का खाना और थोड़ी बहुत पगार दे देता है, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती है। क्या? यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कांति भाभी और इस हालत में रह रही है, सुनकर कलेजा मुँह को आने लगा। तभी मुझे उस ढाबे पर बर्तन मांजती हुई बुढ़िया का ख्याल आया। कहीं वही तो कांति भाभी नहीं थी? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह मेरा वहम है। वह होती तो मैं उन्हें ज़रूर पहचान लेता। उनका सुंदर चमकता चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूँ? पर वह औरत भी तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु मैं मकान मालिक से पूछा, क्या आप जानते हैं वह किस ढाबे पर काम करती है? पक्का तौर पर तो कह नहीं सकता, पर शायद शहर के बाहर रेलवे फाटक के पास शिवा ढाबे पर ही काम करती है, यही लोगों से सुना है मैंने। क्या? मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। इसका मतलब जिससे मैंने देखा वह कांति भाभी ही थी। हे भगवान, मैं उन्हें कैसे ना पहचान पाया? क्या उनकी शक्ल इतना बदल गई है? अब तो मेरा मन किसी बात में ना लगा। मैं उन्हें जल्दी से नमस्कार कर निकल पड़ा। उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे घर भी लौटना है, कहकर बहाना बनाकर वहाँ से निकल गया। मैं शीघ्र ही भाभी के पास पहुँचना चाहता था और कांति भाभी से मुलाकात करना चाहता था। उनकी इस दशा का कारण जानना चाहता था। जल्दी से रिक्शा पकड़कर मैं उस ढाबे तक पहुँच गया। नज़र इधर उधर देखा तो वह नज़र नहीं आई। फिर मैंने उस छोटे से लड़के को पुकारा जिसने मुझे दोपहर में चाय दी थी कि वह महिला कहाँ है जो दिन में गिलास मांज रही थी। तब मुझे वह इशारे से ढाबे के पीछे ले गया, जहाँ कांति भाभी बर्तनों की ढेर के साथ बैठी थी और बर्तन मांज रही थी। उनका ध्यान नीचे था, उन्होंने मुझे नहीं देखा। अब की बार मैंने उनका चेहरा ध्यान से देखा तो तुरंत पहचान गया। अरे यही तो मेरी कांति भाभी थी, नरेंद्र भाई की पत्नी। इनका चेहरा इतना बदल जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। कांति भाभी कहकर मैंने पुकारा तो उन्होंने सर उठाकर मुझे पहचानने का प्रयास किया,
पर शायद मेरे अधपके सफ़ेद बालों की वजह से पहचान नहीं पाई। कौन? उनके मुंह से निकला, मैं संतोष मुखर्जी, आपका देवर, आपका पुराना पड़ोसी। कुछ याद आया? ओ संतोष बाबू, नाम सुनते ही झट से पहचान गई। अरे कितने सालों बाद मिले हो, बाल भी पक गए हैं, चेहरा मोहरा और डील डॉल भी बदल गया, इसलिए पहचान नहीं पाई। आप यहाँ कैसे? और मैं यहाँ हूँ, आपको कैसे पता चला? कुछ सकुचाते हुए उन्होंने मुझसे पूछा। शायद अब तक अपनी बदहाल स्थिति का उन्हें ध्यान आ गया था। हाथ धोकर अपनी फटी साड़ी के पल्लू से हाथ पोंछते हुए उठ खड़ी हुई और मेरे लिए बैठने का इंतजाम करने के लिए वह इधर उधर देखने लगी। पास ही एक छोटी सी कुर्सी पड़ी थी जिसका हत्था गायब था। लाकर मेरे सामने रख दी। संतोष बाबू, इस पर बैठ जाइए। मैं उस पर बैठ गया और वह पास ही पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। आप यहाँ कब आए? आपको तो गए हुए एक ज़माना बीत गया, कोई खोज खबर भी नहीं ली। आपके नरेंद्र दा भी मुझे छोड़कर चले गए। आंखों में आंसू भरकर कांति भाभी बोली। कहते कहते उनका गला भी रूंध गया। हाँ, पता चला। आज ही एक दोस्त की माँ की मृत्यु का समाचार सुनकर आया था, तभी नरेंद्र दा के बारे में भी ज्ञात हुआ। आप तो जब से यहाँ गए हम सबसे नाता ही तोड़ दिया, कोई खोज खबर भी नहीं ली। आज इतने बरस बाद कैसे इस शहर की याद आई। बस भाभी, क्षमा चाहता हूँ, काम में इतना व्यस्त हो गया था कि आने का समय ही नहीं निकाल पाया। रहने दो, आने का मन होता तो ऐसा ना कहते। जिसका मन होता है वह देर सबेर समय निकाल ही लेता है। तुम तो घर बार छोड़कर ऐसा गए कि किसी की सूध ही नहीं ली। और तो और अपना जो पता देकर गए उस पर चिट्ठी डाली तो वह भी वापस लौट कर आ गए। वह मुझे नहीं पता, जिस किराए के घर में मैं यहाँ से गया था वह घर तो मुझे 6 महीने में ही छोड़ना पड़ा। नया पता आपको मैं दे नहीं पाया, मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, अब रहने भी दो। और यह बताओ कि मेरा कान्हा, मेरा राजू कैसा है? अब तो वह बड़ा हो गया होगा, क्या मुझे अब भी याद करता है? हे भगवान, मैं भी कैसी पगली हूँ, इतने बरस हो गए उससे मिले। वह मुझ बुढ़िया को तो भूल गया होगा, उसको तो मैं याद भी नहीं होगी। नहीं भाभी, उसे आप अच्छे से याद हो, वह आपको कैसे भूल सकता है? एक आप ही तो थी जिसे राजू को सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था। नहीं तो रूपा ने तो उसे कभी अपना समझा ही नहीं, हमेशा तिरस्कार ही किया। नहीं संतोष बाबू, ऐसा ना कहो, रूपा भी उसे बहुत प्यार करती थी। चलो छोड़ो इन बातों को, आप बताइए आपकी यह हालत कैसे हो गई और नरेंद्र दा की मौत कब हुई? बस पूछो मत संतोष बाबू, तुम जब चले गए तो मेरा तो जैसे एक सहारा ही चला गया। बीमार तो तुम्हारे दादा तुम्हारे सामने ही रहने लगे थे। तुम्हारे जाने के बाद उनकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ती गई, वह तपेदी के शिकार हो गए। मोहल्ले वाले ने भी आना जाना छोड़ दिया। मैंने कुछ समय तो जैसे तैसे गहने बेचकर उनका इलाज कराया। जब उन्हें और कई बीमारियों ने घेर लिया तो मैंने वह मकान बेचकर किराए का घर ले लिया और काफ़ी सारा पैसा उनके बीमारी में लगा दिया। बीमारी बढ़ती गई और पैसा ख़त्म होता गया। आखिर एक दिन तुम्हारे दादा की सांस भी थम गई और वह मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मैं इस स्वार्थी दुनिया में अकेली रह गई। लोगों ने मेरी जवानी पर गीत दृष्टि डाला, मुझे नोचना चाहा, पर मैं इस समाज का मजबूती से सामना किया। घर घर जाकर काम मांगना चाह रही थी तो मेरी जवानी ही मेरी दुश्मन बन गई। कोई मुझे काम देने को राजी नहीं हुआ। तब यहाँ शहर से दूर जाकर मैंने इस ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी कर ली। यह भला आदमी निकला, इसने मुझे 2 समय का खाना और रहने का कोठरी दे रखी है। किसी तरह बस गुजर बसर हो रही है। अब तो मौत भी शीघ्र आ जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं, ऐसा मत कहिए भाभी। तभी ढाबे का मालिक भाभी को ढूंढता हुआ आ गया और उन पर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। अरे बुढ़िया, तू यहाँ बैठकर क्या गप्पे लगा रही है? बर्तन कौन साफ करेगा, तेरा बाप?
नहीं नहीं बाबू, अभी धोती हूँ। यह कहकर कांति भाभी सकपका कर उठ खड़ी हुई। मुझे भी बहुत जोर का गुस्सा आया और उस आदमी का गिरेबान पकड़कर बोला, तुम्हें क्या इतनी भी शर्म नहीं है कि इस भली औरत से कैसे बात करते हैं? अजी रहने दो, भली औरत तुम्हारी क्या लगती है? तुम इसे कैसे जानते हो? तब कहाँ थे जब यह हम मुझे गिड़गिड़ा कर काम मांगने आई थी? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं चाहने वाले। अगर इतनी ही परवाह है तो अपने घर क्यों नहीं ले जाते? यह सुनते ही मैं गुस्से से बेकाबू हो गया और उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। तमाचे पड़ते ही वह बौखला गया और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देकर उसने अपने नौकरों को बुला लिया। तुरंत ही 4-5 लड़के वहां आ गए और मुझे वहां से धक्के मारकर भगाने लगे। कांति भाभी आंखों में आंसू लिए खड़ी रह गई। उन्हें ढाबे वाले से शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप जाकर अपने बर्तन धोने लगी। मैं असहाय था, वहाँ से निकल पड़ा और कांति भाभी की कोई सहायता नहीं कर सका, जिसका मुझे रास्ते भर अफसोस रहा। घर जाकर मन बहुत दुखी रहा। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। रूपा ने जब जाना चाहा तो तबीयत ठीक नहीं है कह कर बहाना बनाकर कमरे में लेटने चला गया। पुरानी यादें एक एक कर आंखों के सामने ताज़ा होने लगी। मुझे वह दिन याद आ रहा था जब नरेंद्र दा कांति भाभी से शादी करके उन्हें घर लाए थे। रिश्ते की एक मौसी ने उनका भरपूर स्वागत किया। शाम को नरेंद्र दा ने एक दावत पर हम सब दोस्तों को भी बुलाया। खाना कांति भाभी ने ही बनाया था और बहुत ही स्वादिष्ट था। जब उन्होंने बैठक में आने के लिए कांति भाभी को पुकारा तो बंगाली परिवेश में सजी धजी भाभी उपस्थित हुई। सफ़ेद लाल किनारे वाली साड़ी में गोल चेहरे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर गहनों से लदी, रंग बेशक सा गहरा सांवला था, परंतु बड़ी बड़ी कजरारी आंखें, काले लंबे बाल उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। कुल मिलाकर एक ऐसी नारी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। उम्र भी कोई 25 के आसपास रही होगी। नरेंद्र दा ठहरे 55 के आसपास। पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। संतान कोई नहीं थी। अब प्रौढ़ावस्था की दहलीज पर उनकी मौसी ने रिश्ता ढूंढकर चटपट ब्याह कर दिया था। नरेंद्र दा भी कांति भाभी को पाकर निहाल हुए जा रहे थे। दादा ने हम सभी मित्रों का नाम सहित परिचय कराया। उन्होंने भी अपनी मधुर आवाज़ में सबको अभिवादन किया। रात ज़्यादा हुई तो हम सब भाभी को प्रणाम कर अपने अपने घर चले आए। घर जाकर रूपा ने पूछा, देखा है भाभी को? तो मैं सहमति में सिर हिलाया। कैसी लगी? पूछने पर मैंने उनकी सुंदरता का बखान कर दिया, जो स्त्री वश रूपी सहन न कर सकी, और चिढ़ कर बोली, बुढ़ापे में लंगूर के हाथ हूर लग गई है। चलो अच्छा है। उसके बाद कांति भाभी से भेंट होने लगी। कारण उनके घर हमारे घर के सामने ही था। घर से काम को निकलते समय अक्सर उनसे अभिवादन हो ही जाता था और वह मुस्कुरा कर उत्तर देती। एक दिन नरेंद्र दा ने मुझे शाम को शतरंज खेलने के बहाने घर बुलाया। मैं भी खाली था, चला गया। वहाँ जाकर जो बाड़ी चली तो 3-4 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। इसी बीच कांति भाभी 2-3 बार चाय नाश्ता परोस गई। वह पास आकर बैठ गई और चाल चलने में नरेंद्र दा की सहायता भी करने लगी। इस पर मेरी भाभी से नोक झोंक हो गई। आप ऐसे बीच में मदद नहीं कर सकती। इस पर मजाकिया अंदाज में हंसते हुए वह बोली, मैं तो संतोष बाबू आपकी भी सहायता कर दूं, यदि आप इजाज़त दें तो। मैं कुछ सकपका गया, नहीं मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कहकर बात को टाली। घर में और कौन कौन है पूछे जाने पर मैंने रूपा और 3 बच्चों के बारे में बता दिया। बड़े का नाम राजू जो 7 साल का है, उसके बाद चिंटू और गुड़िया। अरे वाह, आपके पास तो बाल गोपाल रूपी अनमोल रतन है। यह कहकर भाभी मुस्कुराई। तभी बीच में टोकते हुए नरेंद्र दा ने कहा कि अरे इसकी भी 2 शादियां हुई है। पहली पत्नी से राजू है और दूसरी से चिंटू और गुड़िया। नरेंद्र दा को मेरे सामने ही इस बात का इस तरह से बताना मुझे अच्छा नहीं लगा।
बाजी भी ख़त्म हो गई थी। मैं नमस्कार कर अपने घर को चला आया। कुछ दिन बीते कि रूपा मेरे पास शिकायत लेकर आई कि देखो जी, आप अपनी कांति भाभी को संभाल लो, यह मेरे राजू को बिगाड़ रही है। जब तक बुलाकर उसे खिलाने पिलाने लगती है। क्या मैं उसे खाना नहीं देती जो यह वहाँ जाकर मांग कर खाता है? ऐसे तो पड़ोस में हमारी नाक कट जाएगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बात तो उसकी ठीक थी। मैं राजू को अकेले में बुलाकर पूछताछ करी। तब राजू ने बताया कि बाबा, माँ तो चिंटू और गुड़िया को खिलाने में ही लगी रहती है। मैं जब भी खाना मांगता हूँ तो अभी देती हूँ कहकर काफ़ी समय बाद देती है। मैं बहुत देर तक भूखा बैठा रहता हूँ या रात की बची हुई रोटी खाकर काम चला लेता हूँ। इधर कुछ दिनों से बड़ी माँ मुझे अपने पास बुलाने लगी है। बड़ी माँ कौन? मेरे पूछने पर राजू ने जवाब दिया, वह सामने वाले घर में जो नई आंटी आई है, उन्होंने ही मुझे बड़ी माँ कहने को कहा तो मैं उन्हें कहने लगा। वह मुझे अच्छा अच्छा खाने को देती है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम किसके बेटे हो? मैं आपका नाम बताया तो उन्होंने मुझे घर के अंदर बुला लिया और खाने का सामान दिया और मुझसे प्यार से ढेर सारी बातें करी। माँ के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं होता। पढ़ाई में भी मेरी सहायता नहीं करती। पहले मुझे स्कूल में काम पूरा न होने की वजह से बहुत डांट खानी पड़ती थी, पर अब बड़ी माँ मेरी पढ़ाई में भी सहायता करती है। मैं उनके घर चला जाता हूँ, वहाँ वह मुझे पढ़ा भी देती हैं और कुछ खिला पिला भी देती हैं। उस नन्हे से बच्चे की बात सुनकर मुझे उस पर प्यार आया और उसे मैं खेलने जाने को कह दिया। राजू वहाँ से चला गया। तब मैं रूपा को आड़े हाथों लिया और उसे समझाया कि तुम राजू का ध्यान क्यों नहीं रखती हो? वह भी आखिर बच्चा है। तुमसे यदि प्यार और खाना नहीं मिलेगा तो वह बाहर जाकर ही तलाशेगा ना। इस पर रूपा पूरी तरह मुझ पर फट पड़ी। हाँ हाँ, मैं तो हूँ ही सौतेली माँ। कितनी भी कर लो, मेरा किया हुआ किसी को कहाँ दिखेगा। हमेशा सौतेली ही कहलाऊंगी। तुम ही देखो तो, और दो छोटे बच्चे हैं। गुड़िया तो कितनी छोटी है, मेरे ऊपर ही आश्रित है। तुम भी घर के कामों में कोई सहायता नहीं करते। सारा दिन काम में निकल जाता है। अब लाड साहब को कहाँ लेकर बैठकर पढ़ाऊँ और ध्यान दूँ? इस पर मैंने समझाते हुए कहा कि फिर उसका कांति भाभी के घर जाने पर बुरा मत मानो और उसे जाने दो। वहाँ वह उसकी पढ़ाई में भी सहायता करती है और बच्चा समझकर खाने को भी कुछ दे देती है। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा करो, तुम पहले ही घर पर उसे खाना खिलाकर भेजा करो ताकि वह वहाँ खाना ना खाए और तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। मेरे सामने तो रूपा ने सहमति जता दी, पर मुझे पता था करेगी वह अपने मन की ही। मैं चुप रहने में ही भलाई समझा। दिन बीते, साल बीता। राजू का कांति भाभी के घर आना जाना बढ़ गया। कांति भाभी का भी स्नेह उस पर बढ़ता ही जा रहा था। रूपा के सामने तो वह कुछ नहीं बताता, परंतु चुपचाप मुझे अकेले में अपनी बड़ी माँ की तारीफ करता रहता था और बताता कि वह कैसे पढ़ाई में उसका सहयोग करती है। उनकी बदौलत ही वह कक्षा में प्रथम स्थान पर आया, जिससे मैं भी कांति भाभी का कृतज्ञ हो गया था। एक तो छोटी सी आमदनी और ऊपर से 3 बच्चों का खर्चा। उस वक्त राजू को ट्यूशन पढ़ाने की हालत में भी नहीं था, सो कांति भाभी की एक छोटी सी सहायता भी मुझे बड़ी नज़र आ रही थी। रूपा तो अंदर ही अंदर चिढ़ती थी, परंतु जब मैं उसे पढ़ाई का हवाला दिया तो वह चुप रह गई। एक बार की बात है, सर्दी के दिन थे। राजू को बहुत तेज बुखार चढ़ गया। कई दिनों तक वह कांति भाभी के घर जा नहीं पाया। कांति भाभी ही उसकी कुशल पूछने घर आई और राजू के लिए ढेर सारा फल लाई ताकि राजू ठीक हो सके, परंतु बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने पास के डॉक्टर से इलाज करवाया, पर उस मर्ज समझ नहीं आया था।
तब कांति भाभी एक बड़े डॉक्टर को लेकर आई और उसने राजू की अच्छी तरह से जांच कराई तो उसे टाइफाइड का अंदेशा हुआ। उसके लिए उसने टेस्ट करवाए। इन सब में कांति भाभी ने ही मेरी सहायता करी। जब मैं उनका धन्यवाद करना चाहा और कहा कि मैं बाद में पैसे चुका दूंगा, इस पर लगभग नाराज़ होते हुए कांति भाभी बोली, संतोष बाबू, आप मुझे क्या पराया समझते हैं? राजू मेरा भी तो बेटा है, इसे मैं अपने बेटे जैसा ही प्यार करती हूँ। इसके लिए जो भी करूँ वह मेरे लिए कम ही होगा। और हाथ जोड़कर अपने घर चली गई। दिन बीते, राजू ठीक हो गया और मैं भी अपने काम में मशगूल हो गया। कभी कभी नरेंद्र दा मुझे अपने घर बुला लेते थे और शतरंज की बाड़ी जमती थी। कुछ दिनों बाद नरेंद्र दा की भी तबीयत खराब रहने लगी। कांति भाभी मुझे संदेश देकर डॉक्टर को बुलाने को कहती और मैं बिना ना नुकुर किए डॉक्टर को बुला लेता था, पर नरेंद्र दा पर दवाइयों का असर कम होता जा रहा था। अब वह अक्सर बीमार रहने लगे थे। मेरा उनके घर आना जाना भी बढ़ गया था। कांति भाभी से भी आत्मीयता बढ़ती जा रही थी। अब खुलकर मुझे अपने सुख दुख की बातें करने लगी थी। एक दिन बातों ही बातों में उन्होंने जो बताया वह चौंकाने वाला था। जब वह 16-17 साल की थी, जब उनका एक लड़के से प्रेम प्रसंग चला, जिस वजह से उनको गर्भ ठहर गया। लोक लाज, बस उनके माता पिता ने उनके गर्भ गिरवा दिया। छोटी जगह होने और छोटी उम्र होने की वजह से उनके शरीर में कोई खराबी आ गई, जिस वजह से वह दोबारा माँ नहीं बन सकती थी। यह बात छोटा गांव होने की वजह से फैल गई थी और उनके कहीं शादी नहीं हो पा रही थी। वह तो उनके दूर के रिश्ते की बुआ ने उनका रिश्ता उम्र दराज नरेंद्र दास से करवा दिया, तो घर वालों ने चैन की सांस ली और आनन फानन में शादी करवा दी। इस तरह से वह नरेंद्र दा के साथ ब्याह करके घर आ गई, तो दोबारा कभी मायके जा नहीं पाई और ना ही कभी मायके वालों ने उन्हें बुलावा भेजा। उन्होंने तो जैसे कांति भाभी से मुक्ति पा ली थी और मेरी समझ में आ चुका था कि उम्र दराज नरेंद्र दा का रिश्ता छोटी उम्र की कांति भाभी से कैसे हुआ, क्योंकि दोनों की उम्र में दुगुनी का अंतर था। उस वक्त तो मैं इस बात को पूछने का साहस नहीं कर सकता था। एक तो नरेंद्र दा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे और साथ ही मैं उनका बहुत मान सम्मान करता था। दूसरे, ऐसी बातें पूछी नहीं जाती। वह तो आज कांति भाभी ने खुद बढ़कर मेरी जिज्ञासा को शांत कर दिया था। 2 साल और किस तरह निकल गए पता ही नहीं चला। राजू भी पढ़ाई में होशियार होता जा रहा था और चिंटू भी अब पढ़ने लगा था। तभी मेरी पदोन्नति के आदेश आ गए और मेरा तबादला कोलकाता हो गया। मुझे बीबी बच्चों समेत देहरादून छोड़कर जाना पड़ा। चलते समय राजू अपनी बड़ी माँ से लिपट लिपट कर खूब रोया। कांति भाभी भी आंखों में आंसू लिए हमें विदा करने आई। वह बार बार यही कह रही थी कि अब उनकी कौन सहायता करेगा, क्योंकि दादा की बीमारी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। दिन बीतते गए, मेरा देहरादून जाना भी लगभग छूटता गया। 1-2 बार तो मैं वहाँ गया और कांति भाभी से मिल कर आया। देखा कि नरेंद्र दा की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। किसी तरह भाभी उनको संभाले हुए भी कुछ दिन तक तो पत्राचार चला, हाल चाल ज्ञात हुए, पर धीरे धीरे सब कुछ पीछे छूटता गया। अपना पुराना पुश्तैनी घर बेचकर मैं कोलकाता में ही अपना घर खरीद लिया। साथ ही मेरी तरक्की भी होती गई, काम भी बढ़ता चला गया। राजू को भी हॉस्टल में दाखिला कर दिया। वह पढ़ने में भी होशियार हो चला था। उसकी नींव भाभी ने पहले ही मजबूत कर दी थी। उसका ही शायद ऐसा असर हुआ कि वह खुद पढ़ने का शौकीन हो गया और हर क्लास को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होता गया और इंजीनियर बन गया। पढ़ते पढ़ते ही उसे अपनी सहयोगी मधु का साथ पसंद आया और समय रहते हुए हमने उसकी शादी कर दी।
अब वह मुंबई में ही रहने लगा। दोनों पति पत्नी नौकरी करते हुए अपने बच्चों के साथ रहते हैं। चिंटू ने भी इस साल MBA कर लिया और अब जॉब की तैयारी कर रहा है। गुड़िया भी अपनी पढ़ाई में व्यस्त है। समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। अब तो मेरे बालों में भी सफ़ेदी झलकने लगी है। आखिर 24 साल का फासला कम नहीं होता। इतने बरस में बहुत कुछ बदल जाता है और लगभग बदल चुका था। यह सोचते सोचते कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो अपने काम में मसरूफ़ हो गया। दिन ढले घर आया तो फिर कांति भाभी की याद सताने लगी। कैसे ढाबे वाला उनकी बेइज्जती कर रहा था, कैसे वह गुजर बसर कर रही थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने नाचने लगा। इसका क्या हल हो सकता है मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं उनकी कैसे सहायता कर सकता हूँ, यह सोच सोच कर मैं परेशान रहने लगा। रूपा से भी मेरी हालत छुपी नहीं थी। वह भी समझ रही थी कि मैं किसी बात को लेकर परेशान हूँ, पर क्या इस बात को उससे मैं साझा नहीं कर पा रहा था। तभी 1 हफ्ते बाद राजू का फ़ोन आया और उसने बताया कि मुन्ने की तबीयत कई दिनों से ख़राब है, जिसकी वजह से कभी मधु तो कभी उसे छुट्टी लेनी पड़ रही है। क्रश वाले भी ढंग से बच्चे का ध्यान नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से मुन्ना बीमार पड़ गया है। वह बहुत परेशान था। घर में पूरा दिन की मेड रख नहीं सकते क्योंकि बच्चे को अकेले छोड़कर जाने में खतरा है। ऊपर के कामों की मेड लगा रखी है जो आती थी और चली जाती थी। उसकी बातों को सुनकर मैं भी परेशान हो उठा। उसकी समस्या का भी कोई समाधान नहीं दिख रहा था। इस वजह से मैं और तनाव में आ गया। शाम को चाय पीते पीते डूबते सूरज को देखा कि अब वह अस्त हो रहा है। कल फिर वह गर्म जोशी से निकलेगा। शायद मेरी समस्या का अंत भी अपने साथ ले जाए, यही मैं सोच रहा था और कुछ अच्छी नई शुरुआत लेकर आए। बैठा बैठा सोच ही रहा था कि मुझे एक उपाय सूझा जिससे राजू और कांति भाभी दोनों की परेशानी हल हो सकती थी। मैं दौड़कर राजू को फ़ोन लगाया। उधर से राजू के घबराई हुई आवाज़ आई, कैसे हो पापा, ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। मुन्ना कैसा है? अब तो कुछ उसकी हालत में सुधार है, राजू ने जवाब दिया। चलो अच्छा है, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी पापा कहिए। उधर से राजू का स्वर आया, बेटा तुम्हें अपनी बड़ी माँ याद है जो देहरादून में हमारे घर के सामने रहती थी और तुम्हें बहुत प्यार करती थी? जी पापा मुझे आज भी बड़ी माँ याद है। उन्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने जो मुझे प्यार दुलार दिया वह मुझे अपनी सगी माँ से भी नहीं मिल पाया, क्योंकि उसे तो मैं बचपन में ही खो दिया था। हाँ बेटा उन्हीं के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। अभी अभी कुछ दिनों पहले किसी कारणवश मेरा देहरादून जाना हुआ और सौभाग्यवश मेरी बड़ी माँ से सामना हुआ। उनकी हालत जो मैं देख कर आया हूँ उसे मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर मैंने जो देखा था वह सारा बेवड़ा उसे बता दिया। सुनकर राजू को भी बहुत दुख हुआ। उसने पूछा इस बारे में मैं कैसे उनकी सहायता कर सकता हूँ। तब मैंने उसे समझाया कि मेरे मन में एक ख्याल आया है कि तुम अपनी बड़ी माँ को अपने साथ रख लो, जिससे उन्हें भी सहारा मिल जाएगा और मुन्ने को भी अच्छे से देखभाल करने वाली अम्मा मिल जाएगी। ख्याल तो अच्छा है पापा, पर इसके लिए मुझे मधु से भी सलाह लेनी पड़ेगी। आखिर उसकी सहमति भी तो आवश्यक है। मैं अकेले से निर्णय नहीं ले सकता। अच्छा बेटा ठीक है, पर इस बारे में ज़रूर सोचना और मुझे शीघ्र अवगत कराना ताकि इस समस्या का निवारण हो सके। जी पापा कल इस बारे में आपसे बात करता हूँ। यह कहकर राजू ने फ़ोन रख दिया। अब मैं इस ओह पोह में था कि बहू मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी या नहीं। यदि करती है तो 2 जीवन का सुधार संभव है। मुन्ने को भी दादी के रूप में एक ममतामयी माँ का प्यार मिल जाएगा और कांति भाभी को भी एक अच्छा घर नसीब हो जाएगा। यही सोच सोचकर मैंने सारी रात आंखों में काट दी। रविवार का दिन था, कार्यालय से छुट्टी थी। मैं नाश्ता वगैरह करके राजू के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था, परंतु उसका फ़ोन नहीं आया। दोपहर बाद को जैसे ही फ़ोन बजा मैं लपक कर फ़ोन उठाया। राजू का ही फ़ोन था।
उधर से जो कुछ राजू ने कहा उससे मेरी आंखों की चमक बढ़ गई। राजू ने बताया कि शुरू में तो मधु ने उसका समर्थन नहीं किया और कहा कि इससे उनकी प्राइवेसी नहीं रहेगी, और दूसरे वह पता नहीं कैसे स्वभाव की हो, वह उनके साथ सामंजस्य बिठा पाएगी या नहीं। राजू ने ही उसे आश्वासन दिया कि वह बचपन की सारी बातें बताई, वह कैसे उसका बचपन में ख्याल रखती थी और कैसे बीमार पड़ने पर उसकी सेवा की थी, कैसे पढ़ाई में खुद उसका ध्यान रखा और पढ़ाया, वह कितने सरल स्वभाव की है, वह सब जानता था। यह सब सुनकर मधु कुछ अस्वस्थ हुई और उसको अपने साथ रखने की अनुमति दे दी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश था और राजू को शीघ्र आने को कह दिया ताकि कांति भाभी को लेकर साथ चल सके। राजू ने भी शीघ्र आने का वादा किया। रूपा आई तो मेरे चेहरे की खुशी देखकर बोली कि क्या बात है, आज कैसे चहक रहे हो? कुछ दिन से तो बहुत उदास थे, आज क्या खजाना हाथ लग गया है? तब उसे मैं विस्तार से अपनी देहरादून की यात्रा के बारे में, कांति भाभी के बारे में बताया। पहले तो उसका चेहरा यह सब सुन कठोर हो गया, परंतु कांति भाभी की बुरी हालत जानकर कुछ पल में ही अपने को सामान्य करते हुए बोली, चलो अच्छा है, राजू मुझे तो कभी अपनी माँ समझ नहीं पाया, कांति भाभी को ही सही। अगले हफ्ते ही राजू घर पर आ गया और हम दोनों टैक्सी लेकर देहरादून के लिए निकल पड़े। देहरादून पहुंचते ही उस ढाबे पर पहुंचे तो ढाबे वाले ने मुझे देखकर बड़ा सा मुंह बनाया। उसकी अनदेखी कर मैं कांति भाभी को ढूंढने लगा। वह वहीं ढाबे के पीछे बैठी बर्तन धो रही थी। मैंने उनका नाम से पुकारा तो उन्होंने मुड़कर देखा। मुझे देखकर उसके चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। तभी मैंने कहा, देखो कौन तुमसे मिलने आया है। यह सुनकर वह विस्मय से राजू की तरफ देखने लगी। पहचानो तो, यह कौन है? परंतु उनकी आंखें राजू को पहचान ना सकी, क्योंकि जब उन्होंने उसे अंतिम समय देखा तो वह केवल 9 बरस का बच्चा था और अब वह भरपूर जवान युवक था। अरे भाभी, आपने अपने राजू को नहीं पहचाना? राजू का नाम लेते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और मारे खुशी के आंखों से गंगा जमुना बह निकले। राजू ने भी बढ़कर उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और उसका माथा प्यार से चूमा। कितना बड़ा हो गया है रे, मैं तो तुझे पहचान भी नहीं पाई। हाँ बड़ी माँ, मैं भी आपको कहाँ पहचान पाया, कितना बूढ़ा हो गई हो। यह सुनकर हम तीनों ही हंस पड़े। चलो बड़ी माँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तू मेरे साथ मुंबई में रहोगी। तुम्हारी बहू और तुम्हारा पोता घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। नहीं नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। कुछ आखिरी दिन बचे हैं, वह भी जैसे तैसे निकल जाएंगे। नहीं बड़ी माँ, अब मैं आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। यह कहकर राजू ने कांति भाभी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। संकोच बस वह वहाँ से हिल नहीं पाई। तब मैं भी समझाया, कांति भाभी, यह अकेले मुंबई में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता है। तुम इसके साथ रहोगी तो बच्चे की भी देखभाल हो जाएगी और तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। वहाँ तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, केवल आया के ऊपर नज़र रखनी होगी। तुम्हारे लिए अलग से कमरा होगा, क्योंकि मैं और रूपा तो वहाँ रहते नहीं हैं, इसलिए आपको और परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा थोड़ा कांति भाभी को मेरी बात समझ में आ गई थी। वह चलने के लिए तैयार हो गई। तभी ढाबे का मालिक आ गया और ज़ोर से चिल्लाने लगा, लो बाबूजी, तुम फिर से आ गए? अब मेरी नौकरानी को क्या पाठ पढ़ा रहे हो? इस पर राजू ने लगभग उसी की तरह चीखते हुए कहा, यह नौकरानी नहीं है, यह मेरी बड़ी माँ है और मैं इनका बेटा हूँ। यह सुनते ही ढाबे का मालिक डर गया और एक तरफ हटकर पीछे खड़ा हो गया। राजू ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, यह अब यहाँ नहीं रहेगी और मैं इन्हें सदा के लिए अपने साथ लेकर जा रहा हूँ।
यह सुनकर ढाबे का मालिक मुंह सिकुड़कर वहां से चला गया। चलो बड़ी माँ, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह कहकर राजू ने बड़े अधिकार पूर्वक उनका हाथ पकड़कर टैक्सी में बिठा लिया और सफ़र के लिए रवाना हो गया। रास्ते में मैं अपने घर उतर गया और राजू कांति भाभी को लेकर कोलकाता चला गया। घर पहुंचते ही मधु ने कांति भाभी का एक सास की तरह सम्मान देते हुए स्वागत किया और नहला धुलाकर बढ़िया रेशमी साड़ी पहनने को दी। कांति भाभी भी इस अपनेपन को पाकर अभिभूत हो गई। कुछ दिन तो मधु ने उन्हें आराम से रखा, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने आप ही घर की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लिया। मधु भी निश्चिंत होकर अपने काम पर जाने लगी। भाभी मुन्ने का खास ख्याल रखने लगी। वह मधु को शिकायत का कोई मौका नहीं देती। मधु भी माँ के रूप में उन्हें पाकर बहुत खुश थी। मधु ने फ़ोन करके मुझे धन्यवाद कहा और बताया कि मुन्ना भी कांति भाभी की देख रेख में रहकर कैसे अच्छी अच्छी बातें सीख रहा है। कांति भाभी थी ही ऐसी, जिसके साथ रहती उसकी अपना बना लेती। मधु की बात सुनकर मैं बहुत परेशान था, क्योंकि कांति भाभी को भी बुढ़ापे में सिर छुपाने को जगह मिल गई थी और मेरे मुन्ने को भी यह कम्मा रूपी माँ मिल गई थी। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया था। यह रिश्ता जरूर अनोखा था, परंतु था अनमोल। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।